आप सभी योद्धाओं को जय हिंद। हम लोग आ गए हैं सेट और रिलेशन के अगले वीडियो में, जिसमें हम आज अच्छे कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं रिलेशन को। मैं प्रयास करूंगा कि इस वीडियो में आपको रिलेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन क्या होता है, इन सब का डिस्कशन मैं इस वीडियो में कर ही दूं। तो आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाएं आज की क्लास को पढ़ने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो हमें रिलेशन समझने के लिए सबसे पहले दो बेसिक चीजें आनी चाहिए। नंबर 1 ऑर्डर्ड पेयर आना चाहिए और नंबर 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट आना चाहिए। इतनी जानकारी रहेगी तभी हम रिलेशन को समझ सकते हैं, अदरवाइज हमें बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। बट कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताता हूं सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। देखिए ऑर्डर्ड पेयर, अब यहाँ पे आप पेयर का मतलब दो से होता है ना, तो अगर दो ऑब्जेक्ट क्या हो, एक ऑर्डर्ड में हो, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर को जनरली जो आपका पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट होता है x, y, ठीक है, ये आपके ऑर्डर्ड पेयर को ही डिनोट करता है। कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट क्या होता है, x, y होता है ना, तो x, y आपका ऑर्डर्ड पेयर को ही डिनोट करेगा, क्योंकि इसमें भी दो ऑब्जेक्ट को एक ऑर्डर्ड में रखा जाता है। ठीक है, तो जहां पे भी दो नंबर्स को या दो वेरिएबल्स को या दो ऑब्जेक्ट को एक ऑर्डर में कंसीडर किया जाए, वहां पे हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोल सकते हैं। क्रमित युग्म, ऐसा युग्म जो क्रम को ध्यान में रखते हुए लिखा गया हो, क्रमित युग्म कहलाता है। और इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं ना, इसको हम छोटे ब्रैकेट में x, y से डिनोट करते हैं, जिसमें x आपका क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट। x आपका क्या कहलाता है, फर्स्ट कंपोनेंट, और y आपका सेकेंड कंपोनेंट कहलाता है। इस बात को हमें यहाँ पर समझना है। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि जैसे इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर, इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर, जैसे एक ऑर्डर्ड पेयर क्या है, मैं यहाँ पर इक्वालिटी की बात कर रहा हूँ, इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर, इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर। जैसे एक ऑर्डर्ड पेयर क्या है, a, b है, और दूसरा क्या है, c, d। और अगर ये इक्वल है तो इसमें हमेशा याद रखना, अगर ये इक्वल है तो a हमेशा किसके इक्वल होगा, c के, और b हमेशा किसके इक्वल होगा, d के। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर क्या है, इक्वल हैं, तो यहाँ का फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ के फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल होगा, यहाँ का सेकंड कंपोनेंट यहाँ के सेकंड कंपोनेंट के इक्वल होगा। जैसे आप यहाँ पर देखो 2x - 1 और 7, और यहाँ पर है आपके पास 7 और 3y - 2। अब हमको x और y की वैल्यू बतानी हुई, हमको x और y की वैल्यू बतानी हुई, तो यहाँ का फर्स्ट यहाँ के फर्स्ट के इक्वल कर लोगे, बस 2x - 1 इक्वल 7 कर लोगे, और 7 इक्वल यहाँ पर 3y - 2 कर लोगे। तो 2x बराबर देखो यहाँ पर 8 हो जाएगा, और ये 2 4 जा 8 हो जाएगा, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। और इसको इधर लेके चले आओगे 9, 3y, और 3 × 9 3, 3 × 3 9, तो y का मान क्या हो गया, 3। तो इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि फर्स्ट, यहाँ का जो फर्स्ट कंपोनेंट है यहाँ के फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल होगा, और यहाँ का सेकंड कंपोनेंट यहाँ के सेकंड कंपोनेंट के इक्वल होगा। तो ये बात आप लोगों ने समझ लिया। ये आपका क्या था, एक एग्जाम्पल था छोटा सा। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर्ड पेयर हो गया, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हो गया। और एक बात आपको इसमें ऑर्डर्ड पेयर में ध्यान रखनी है, ठीक है, हमेशा याद रखना, स्मॉल ब्रैकेट में अगर हम दो नंबर्स को इस तरीके से लिखे हैं तो हमेशा एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। ठीक है, आप लोगों ने शूज पेयर पढ़ा होगा, स्लीपर पेयर पढ़ा होगा ना। पेयर का मतलब जोड़े से होता है, अगर उसको एक हम ऑर्डर में लिख दें तो वो आपका क्या कहलाएगा। और यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है ना, इन जनरल आपको ये बात याद रखना है कि जो x, y है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये y, x के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, ये y, x के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये भाई क्या है, 3, 4, और अब इसको अगर आप पलट देते हैं 4, 3, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 3, 4 का मतलब अगर आप ध्यान दें, x पर 3 था और y पर 4 था,
y पर 4 था तो यहाँ कहीं था, ये यहाँ कहीं लोकेट हो रहा था। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब जो है एक तरीके से लोकेशन आप कह सकते हैं, वो एक एग्जैक्ट पॉइंट को लोकेट करता है। अब जैसे ये 3,4 देखो यहाँ पे लोकेट हो रहा है। अगर हम 4,3 की बात करें तो 4 यहाँ 3 यहाँ पर, तो ये 4,3 यहाँ पे लोकेट हो रहा है ना, तो दोनों अलग अलग लोकेशन को दे रहे हैं। ठीक है, तो इन जनरल हमेशा याद रखना x, y इज नॉट इक्वल क्या होता है, y, x होता है। अब लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे गुरुजी मान लीजिए ऐसे हो जाए 2,2, तब इसको उल्टेंगे 2,2, अब तो इक्वल होगा ही ना। इन जनरल का ये तो मतलब होता नहीं है कि ऑलवेज, ये तो सम टाइम के लिए बताया जाता है कि 90% चीजें नहीं हो सकती हैं, 10% है कि हो भी सकती हैं। अब जैसे x, x के तो इक्वल है ही ना, जब ये दोनों अलग अलग रहेंगे तब नहीं हो सकते हैं। तो ये ऑर्डर्ड पेयर में इतनी जानकारी अगर आपके पास है तो आपके जान लीजिए ऑर्डर्ड पेयर की पूरी जानकारी है। मतलब ऑर्डर्ड पेयर को एक तरीके से आप समझिएगा, कोई भी चीज को ऑर्डर्ड पेयर में लिखने का मतलब इस ब्रैकेट का यूज करना, एक फर्स्ट कंपोनेंट बनाना और एक सेकंड कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट के फॉर्म में इस तरीके से लिखना ही हमारा क्या कहलाता है, एक ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है, एक क्रमित युग्म कहलाता है। ठीक, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे क्या, नेक्स्ट हमारा क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन इम्पटी सेट। इम्पटी सेट आप जानते हैं, इम्पटी सेट ना, जिसमें नो एलिमेंट इन अ सेट, आपका क्या होता है इम्पटी सेट, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, इम्पटी सेट। और नॉन इम्पटी सेट मतलब उसमें कम से कम एटलीस्ट 1 एलिमेंट तो हो ही, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन इम्पटी सेट। रिक्त और अरिक्त समुच्चय आपने सुना होगा, जो खाली है रिक्त है और जिसमें कुछ ना कुछ है वो अरिक्त है, नॉन इम्पटी सेट है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान समझना, अगली हेडिंग ये है कार्टेशियन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन इम्पटी सेट, नॉन इम्पटी सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन इम्पटी सेट्स। ठीक है, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन इम्पटी सेट, जैसे हमारे पास दो सेट हैं, हमारे पास सेट्स हैं, ठीक है, ए और बी, और ये दोनों क्या हैं, नॉन इम्पटी हैं, ये दोनों क्या है, नॉन इम्पटी सेट है ना। तो सबसे पहले ये बात समझिए इसमें कि अगर हमारे पास दो नॉन इम्पटी सेट ए और बी हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन इम्पटी सेट का मतलब हुआ कि ए क्रॉस बी, क्या हुआ, ए क्रॉस बी। तो जो ए क्रॉस बी होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन इम्पटी सेट। ये होता क्या है, ये ए क्रॉस बी होता क्या है, ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। अब देखो ऑर्डर्ड पेयर समझते हो, x, y, इसका जो सेट होता है, इसका जो सेट होता है इसी को हम क्या कहते हैं, ए क्रॉस बी कहते हैं, ए क्रॉस बी कहते हैं। और यहाँ पर ध्यान देना, x किससे बिलोंग करता है, ए से, और y किससे बिलोंग करता है, बी से। तो क्रॉस क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर होता है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट जो होता है उसी को हम यहाँ पर ए क्रॉस बी कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, जैसे हमारे पास दो नॉन इम्पटी सेट हैं, एक है 1 2 3 करके और एक दूसरा सेट है ए कामा बी करके। अब अगर हमें इनका ए क्रॉस बी निकालना है तो यहाँ पे ए को राइट करेंगे और यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, यहाँ पे बी को राइट करेंगे। अब देखो 1 से ऑर्डर्ड पेयर बना डालेंगे, 1 से ऑर्डर्ड पेयर बना डालेंगे, 1 से ऑर्डर्ड पेयर बना डालेंगे और एक बार 2 से ऑर्डर्ड पेयर बना डालेंगे, 2 से ऑर्डर्ड पेयर बना डालेंगे और एक बार 3 से बना डालेंगे। तो यही हमारा क्या हो गया, देखो 1 2 3 से और ए और बी से कितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते थे, 6 बन सकते थे। और क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हों उनका जो सेट होगा वही क्या कहलाता है, ए क्रॉस बी कहलाता है।
अब अगर यही में बी क्रॉस ए निकालना हो, क्या निकालना हो, बी क्रॉस ए, तो यही को पलट दो बस, यही को पलट दो बस। मतलब करना क्या है, ए कामा 1 करना है, बी कामा 1 करना है, ए कामा 2 करना है, बी कामा 2 करना है, ए कामा 3 करना है, बी कामा 3 करना है। तो ये आपका ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए। तो हम एक बात ये कह सकते हैं इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल बी क्रॉस ए। सही बात है। अब ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। अब मान लो अगर ए क्रॉस ए ही है तब तो ये ए क्रॉस ए के तो इक्वल होगा ही, बट अगर ए और बी में दोनों में अलग अलग एलिमेंट हैं तब ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। यहाँ से एक बात और हम लोग ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पर आप देखें सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 थे और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना था, 2 था। तो अगर आपसे कोई कहे नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बताओ ना, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बताओ, तो आपको नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी करना होता है। ये फार्मूला कहीं ना कहीं आपके माइंड में होगा, ठीक है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो बैठा लीजिए। अगर ए में आपके पास 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, 6 होंगे। आप देख सकते हैं, देखो 6 ही आए थे। तो ये इतनी जानकारी आपको क्रॉस के बारे में होनी चाहिए, तभी हम रिलेशन को जो है आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की जानकारी आप सभी लोगों को होगी, यहाँ तक में कोई समस्या नहीं है। तो इन चीज़ों को जल्दी से नोट करिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं आगे। अगर देखो एक ही सेट रहेगा, जैसे सेट ए ही है, तब उसका इटसेल्फ से क्या कर देना होता है, क्रॉस कर देना होता है, ठीक है। तब उसको बाइनरी बोला जाता है। जब जैसे ए है, ए का ए से ही क्रॉस कर रहे हो तो बाइनरी कहलाता है। आगे आप रिलेशन पढ़ोगे तो वो बाइनरी रिलेशन में आता है, ठीक है। गिवन सेट का अगर इटसेल्फ से आप क्रॉस कर रहे हो तो बाइनरी कहे जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब आगे हम लोग जो है रिलेशन की तरफ आ चुके हैं, रिलेशन को समझने की तरफ हम कार्यरत हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ को और आपको समझना है बहुत ही अच्छे से, मजबूती सी। क्या समझना है यहाँ पर, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। मैंने आपको सबसेट बता रखा था कि सबसेट क्या होता है। जैसे मैंने कहा ए आपका 1 2 3 है और बी आपका 1 2 3 क्या है, 4 5 है ना। सबसेट का मतलब है कि ए लाइज इन क्या होना चाहिए, ए लाइज इन इसी ए लाइज इन बी को ही क्या कहा जाता है, ए इज अ सबसेट ऑफ क्या कहा जाता है, बी कहा जाता है। जिसको हम कुछ इस तरह लिखते हैं, इस तरीके से ना, या ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ये सिंबल तो नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि हमको साफ साफ दिख रहा है इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट है। देखो बी में ज़्यादा है, ए में कम, तो हम यही सिंपल यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये और ये ना रहे तो एक तरीके से तब हम यहाँ पे जान नहीं रहे ए में कम है कि ज़्यादा है, तब तो हम इसका यूज करेंगे। बट अगर हम ये जान रहे हैं कि बी में ज़्यादा ए में कम है तो यही वाला सिंबल यूज करते हैं। तो एक तरीके से सबसेट का मतलब यही है कि ए लाइज इन बी। अगर ए लाइज इन बी है तो ए बी का सबसेट हुआ, और अगर बी लाइज इन ए होता तो बी ए का सबसेट होता। तो ये बात आप जानते हैं, सबसेट होने का मतलब फर्स्ट वाला सेकंड वाले में आ जाएगा, ठीक है। और सबसेट दोनों हो सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर ए ही बी का सबसेट है। तो ये सबसेट की कहानी भी मैंने इसके लास्ट वाले वीडियो में, इसके प्रीवियस वाले वीडियो में बता दिया था, इसके पिछले वीडियो में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे रिलेशन को समझने का प्रयास करेंगे कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन समझने के लिए सबसे पहले हमें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशन, रिलेशन का मतलब क्या होता है, रिलेशन का अर्थ क्या होता है, उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। मीनिंग ऑफ रिलेशन, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मीनिंग ऑफ रिलेशन, मीनिंग ऑफ रिलेशन, रिलेशन का मतलब क्या होता है। मीनिंग ऑफ रिलेशन में आपको 2 वर्ड याद रखने हैं, द कनेक्शन, द कनेक्शन, ठीक है, द कनेक्शन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स, द कनेक्शन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे होगा, द कनेक्शन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड
are called a relation, are called a relation. It is denoted by the कैपिटल R. It is denoted by the कैपिटल R. देखो, दो ऑब्जेक्ट या दो नंबर या दो वेरिएबल में जो कनेक्शन होता है, कनेक्शन के हम प्लेस पर एसोसिएशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। एसोसिएशन वर्ड भी यूज किया जा सकता है, कनेक्शन या एसोसिएशन। ठीक है, कनेक्शन या एसोसिएशन ऑफ नंबर्स हो गया, ऑब्जेक्ट्स हो गया, वेरिएबल्स हो गया। ठीक है, वो क्या कहलाता है? एक रिलेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ये कहा देयर आर 7 and 5 आर ना, देयर आर 2 नंबर, 7 and 5 देयर आर 2 नंबर, बट ही इज कनेक्टेड 7 greater than 5। देखो 7 और 5 हमारे पास दो नंबर्स हैं, इन दोनों में कनेक्शन क्या है कि 7 जो है 5 से बड़ा है। तो यहाँ पर जो आपका ग्रेटर देन हुआ, ये क्या हुआ? एक रिलेशन हुआ। 7 और 5 किससे जुड़ा हुआ है? ग्रेटर देन से। तो दो नंबर, दो ऑब्जेक्ट जिस चीज से जुड़े होंगे, जिस चीज से कनेक्ट होंगे, वही आपका क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा। तो यहाँ पे 7 और 5 किससे? ग्रेटर देन से। तो ग्रेटर देन क्या हुआ? यहाँ पर रिलेशन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जैसे मैंने ये बोला कि मोहन इज द फ्रेंड ऑफ सोहन। मोहन इज द फ्रेंड ऑफ, क्या बोल दिया मैंने? सोहन। तो देखो मोहन और सोहन किससे जो है कनेक्ट हैं? इज द फ्रेंड ऑफ से। तो इज द फ्रेंड ऑफ हियर इज रिलेशन। यहाँ पर इज द फ्रेंड ऑफ क्या है? मोहन और सोहन का क्या है? रिलेशन है ना। जैसे मैंने दो वेरिएबल लिए x और y, बट ये दोनों क्या हैं? इक्वल टू से क्या हुए? कनेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पे इक्वल टू आपका क्या हुआ? हियर इक्वल टू इज क्या हुआ? रिलेशन हुआ है ना। जैसे मैंने कहा x और y, या आप ऐसे समझो L1 और L2 मैंने कहा, L1 और L2 देयर आर 2 लाइन्स बट ही इज कनेक्टेड L1 परपेंडिकुलर L2, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो यहाँ पर आपका ये परपेंडिकुलर क्या हुआ? एक तरह का रिलेशन हुआ। तो कहने का मतलब आप समझ चुके हैं कि दो नंबर्स, दो ऑब्जेक्ट या दो वेरिएबल जिस चीज से क्या हो? कनेक्ट हो, उस चीज को हम यहाँ पर क्या बोलने वाले हैं? रिलेशन बोलने वाले हैं, संबंध बोलने वाले हैं। तो यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अब हम बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो मीनिंग ऑफ रिलेशन था जी। अब हम इसकी मैथमेटिकल डिफिनेशन पर जो है समझेंगे कि मैथमेटिकल डिफिनेशन जो आपको बुकों में डिफिनेशन दी रहती है, उस डिफिनेशन को हम थोड़ा सा समझने का मतलब प्रयास करते हैं। तो आप सभी लोग समझें रिलेशन क्या होता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टाइप होता है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। अब बढ़ता हूँ आगे। यहाँ पर देखो, रिलेशन की जो डिफिनेशन हमको दी रहती है हमारी बुकों में, वो ये है, कहा जाता है कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ, ठीक है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, रिलेशन क्या होता है? ए क्रॉस बी का जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है? सबसेट होता है। और आपने देखा होगा कि आर सबसेट ऑफ, यहाँ पर क्या लिखा रहता है? ए क्रॉस बी। यहाँ पे इक्वल टू भी लगा सकते हो, ना भी लगाओ तो भी चलेगा, लगा दो तो भी चलेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये बात आप जानते हो कि रिलेशन क्या होता है, क्रॉस का क्या होता है? सबसेट। समझ गए? तो यहां पर देखो, सबसेट होने का मतलब तो जान ही रहे हो। ठीक है, कहने का ये मतलब है रिलेशन होने के लिए हमारे पास सेट होंगे। हमारे पास क्या होंगे? सेट। और हम सेट का क्रॉस कर लेंगे तो जितने भी टाइप के रिलेशन होंगे वो ऑल रिलेशन आ जाएंगे। उसमें से कुछ या सभी लेकर ही हम रिलेशन को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। अच्छा, यहां पर हमेशा एक बात याद रखना, रिलेशन डिफाइन करने के लिए आपके पास क्या होगा? ठीक है, रिलेशन डिफाइन करने के लिए, ठीक है, हमारे पास दो चीजें होंगी। नंबर 1 क्या होगा? सेट होगा, और क्या होगा? कनेक्शन होगा। ये दो चीजें रहेंगी तभी तो हम रिलेशन को डिफाइन करेंगे। अगर हम रिलेशन को डिफाइन करना चाह रहे हैं तो सेट और कनेक्शन हमारे पास होगा। सेट और कनेक्शन से ही हम रिलेशन को क्या कर सकते हैं?
डिफाइन कर सकते हैं, हमेशा ध्यान रखना। और दूसरी बात ये याद रखना, जो गिवन सेट है, जो गिवन सेट रहेगा उसका अगर हम क्रॉस कर देंगे, गिवन सेट का हम अगर क्या कर देंगे क्रॉस, तो हमें ऑल टाइप का रिलेशन हमेशा मिल जाएगा, ऑल टाइप का रिलेशन हमेशा मिल जाएगा। ठीक है, ऑल टाइप का रिलेशन हमें मिल जाएगा। गिवन सेट का अगर आप क्रॉस कर दोगे तो ऑल टाइप का रिलेशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम अपने गिवन कनेक्शन के अकॉर्डिंग अपने रिलेशन को क्या कर लेंगे, डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास सेट गिवन है तो सेट का आपको क्या कर लेना है, गिवन सेट का क्रॉस कर लेना है, तो आपको ना ऑल टाइप का रिलेशन आ जाएगा। ऑल टाइप का रिलेशन आ जाएगा मतलब दादा का, मामा का, मामी का, बॉयफ्रेंड का, गर्लफ्रेंड का, समझ रहे हैं ना, दोस्ती वाला, दुश्मनी वाला ना, चाचा वाला, चाची वाला ना, भाई बहन, सारे रिलेशन इसमें आ जाएंगे। अब आपको कनेक्शन गिवन है भाई वाला तो भाई वाला रिलेशन डिफाइन कर लेंगे, कनेक्शन गिवन है पिता वाला रिलेशन डिफाइन कर लेंगे। तो मतलब गिवन सेट का अगर आप क्रॉस कर लोगे तो ऑल टाइप का रिलेशन आ जाएगा। अब मान लो आपको ग्रेटर देन वाला रिलेशन डिफाइन करना है तो ग्रेटर देन वाला कर लोगे, लेस देन वाला डिफाइन करना है तो लेस देन। तो ये दो बात याद रखना कि आपको रिलेशन डिफाइन के लिए दो चीजें गिवन रहती है क्वेश्चन में, सेट और कनेक्शन गिवन होता है, तभी अब आप रिलेशन को डिफाइन करते हो। उसके लिए करते क्या हो मेरे भाई, जो गिवन सेट होता है उसका क्रॉस कर डालते हो तो आपको ऑल टाइप का रिलेशन मिल जाता है। जितने भी टाइप के रिलेशन पॉसिबल हैं इस गोला पे सारे आपके क्रॉस में आ जाते हैं। अब अगर आपको फ्रेंडशिप वाला रिलेशन डिफाइन करना है तो फ्रेंडशिप के अकॉर्डिंग कनेक्शन होगा ना, पैरेलल लाइन वाला कलेक्शन अगर डिफाइन करना होगा रिलेशन तो पैरेलल लाइन वाला कनेक्शन आपके पास क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। ये दो चीजें मेंशन रहेगी, बगैर ये और ये कि आप रिलेशन डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। तो ये दो चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, तभी आपसे रिलेशन डिफाइन करने के लिए बोलेगा। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी, यही डिफिनेशन आपको दी रहती है आपके बुकों में। ठीक है, अब यहां पर हम आते हैं आगे समझने का प्रयास करेंगे कि भाई यहां तक तो बातें क्लियर हो गई होंगी आप सभी लोगों को। अब यहां पे हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट यहां पर एक एग्जांपल लेंगे। जैसे हमारे पास एक सेट है 1 2 3, ठीक है, और हमको जो है रिलेशन डिफाइन करना है, ग्रेटर देन का डिफाइन करना है, लेस देन का डिफाइन करना है और इक्वल टू का रिलेशन डिफाइन करना है। हमको रिलेशन डिफाइन करना है और हमारे पास दो चीजें हैं, देखो सेट गिवन है और कनेक्शन गिवन है, और हमको क्या चाहिए है, रिलेशन डिफाइन करना है ना। तो हम यहां पर क्या करेंगे, गिवन सेट का क्या कर डालेंगे, क्रॉस कर डालेंगे। अगर हमारे पास एक ही सेट है तो उसका इटसेल्फ से क्रॉस किया करेंगे, अगर हमारे पास एक सेट है तो उसका इटसेल्फ से क्रॉस करा करेंगे। अब यहां पर हम एक सेट और बी करके भी ले लें तो ए और बी का क्रॉस करेंगे, अगर एक ही सेट है तो उसका हम स्वयं से क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। तो यहां पर हमारे पास एक ही सेट है तो इसका हम स्वयं से क्रॉस करेंगे, मतलब ये हमारा यहाँ पे 1 2 3 आएगा ए, और यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, यहाँ पे भी 1 2 3 आएगा, ये भी ए ही है। अब क्रॉस करना आता है 1 से ऑर्डर्ड पेयर बना डालेंगे ना, 1 1 1 2, 2 से बना डालेंगे, क्या हो जाएगा 2 1 2 2 और 2 3, 3 से बना डालेंगे 3 1 3 2 और 3 3। तो इस तरीके से सारे हम ऑर्डर्ड पेयर बना डालें। अच्छा, ये जो ऑर्डर्ड पेयर आया है ना, देखो ये ऑर्डर्ड पेयर के रूप में आया है नहीं, तो इसको आप x y या a b समझिए। हमेशा ये जो एक राह से आया है, ये क्या आया है, एक राह से आया है, तो ये एक राह से क्रॉस होता क्या है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है ना। तो देखो ऑल टाइप के रिलेशन हमको मिल गए हैं, जितने भी टाइप के रिलेशन बन सकते हैं यही से हमें चीजें निकल जाएंगी। अब देखो नंबर एक हमें ग्रेटर देन वाला चाहिए कि नहीं, ग्रेटर देन वाला चाहिए, मतलब हमें x ग्रेटर देन y वाला रिलेशन चाहिए, जिसमें x क्या हो, y से बड़ा हो, वही वाला रिलेशन चाहिए। पहला रिलेशन हमें ये चाहिए है। तो देखो किसमें x y से बड़ा है, किसमें फर्स्ट वाला जो है सेकंड वाले से बड़ा है, देखो इसमें बड़ा है ना, इसमें बड़ा है, और किसमें बड़ा है, इसमें बड़ा है और इसमें बड़ा है। तो ये सारे लिख डालो, 2 1 3 1 और
3,2। देखो रिलेशन आ गया कि नहीं, ग्रेटर देन वाला डिफाइन हो गया। अब अगर हमें लेस देन वाला चाहिए है, लेस देन का मतलब समझ रहे हो ना कि x लेस देन y, x y से छोटा होगा, x y से क्या होगा, छोटा होगा। देखो कहाँ है, ये आपका 1,2 है, 1,2 है और 1,3 है, 2,3 ये है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1,2, 1,3 और 2,3 लिख डालेंगे, है ना। तीसरा रिलेशन हम इक्वल टू वाला है ना, तीसरा रिलेशन देखो यहाँ पे जो तीसरा रिलेशन है इक्वल टू वाला है, तो इक्वल टू का मतलब जान ही रहे हैं, यहाँ पे इक्वल टू है, इक्वल टू का मतलब है x इक्वल टू वाई। तो x इक्वल टू वाई वाला रिलेशन आप देख पा रहे होंगे क्या, 1,1 होगा, 1,1 होगा, 2,2 होगा, 3,3 ये हो गया। तो देखो तीनों रिलेशन हमने डिफाइन कर लिया। तो इस तरीके से हमारे पास सेट और कनेक्शन रहेगा, तो इस तरीके से हम रिलेशन को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो अगर मैं बात करूँ सेट ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट थे, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, 3 थे, ठीक है। अब इस नंबर ऑफ एलिमेंट को केवल आप n लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, n लिख सकते हो। अब देखो एक ही सेट है, अगर एक ही सेट है तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए आपसे पूछेगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए बताओ, क्या बताओ, ए टू ए बताओ। तो एक्चुअली क्या करना होता है, 2 की पावर नंबर ऑफ सेट ए इंटू नंबर ऑफ सेट बी, बट यहाँ पे तो यही हो जाएगा। तो कहने का मतलब 2 की पावर n इंटू n, तो आप 2 की पावर n स्क्वायर बोल सकते हो, और n की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पे 3 की पावर 2, तो ये 9 आ जाएगा, मतलब 512 रिलेशन बन सकता है इसमें, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए का फार्मूला क्या हुआ, आप ये डायरेक्ट आप ये फार्मूला देखोगे हमेशा बुकों में, 2 की पावर n स्क्वायर, 2 की पावर n स्क्वायर, ये कैसे आया, ऐसे आया। अब यहीं में मान लो, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहीं में सपोज करो, ये फार्मूला भी ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से चीज़ों को हम यहाँ पर रिलेशन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को आनी चाहिए, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में उम्मीद करता हूँ आ चुकी होगी। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए का फार्मूला आप जान चुके हो। अब यहाँ पर देखो, जैसे सेट ए हमारे पास 1 2 3 है और सेट बी हमारे पास क्या है, ए बी सी है, ए बी सी डी है मान लो। अब यहाँ पे देखो सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, तो इसको आप n बोल दो, और सेट बी में जो एलिमेंट है इसको क्या बोल दो, m बोल दो। तो कितने हैं, 4। अब यहाँ पर अगर ये पूछा जाए नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तब क्या होगा, 2 की पावर क्या हो जाता है, mn हो जाता है। m की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 3 है, तो 2 की पावर क्या हो गया, 12 हो गया। तो ये फार्मूला भी होता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये तो मान लो सेट ए सेट बी दिया रहेगा, कभी कभार ऐसे नहीं देगा, कहेगा इन सेट ए हैज़ 5 एलिमेंट्स। क्या है, सेट ए में 5 एलिमेंट है ना, और सेट बी में मान लो कहेगा 4 एलिमेंट है ना। तो अब आपको कहेगा नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बताओ। तो 2 की पावर 5 गुणे क्या कर लोगे, 4, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 20। कोई इस तरीके से देना जरूरी नहीं है, ऐसे भी बोल देगा इन सेट ए हैज़ 5 एलिमेंट, इन सेट बी हैज़ 4 एलिमेंट, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बताओ। तो 2 की पावर 5 गुणे 4 करके 2 की पावर 20 कर लोगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है ना।
तो ये ध्यान में रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला था। तो यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी ना, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल और देखेंगे जिसमें हम इनवर्स रिलेशन, डोमेन, ठीक है, और रेंज, कोडोमेन, ये सब चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो, हमारे पास क्या है, कोई सेट है, एक सेट ए है, एक सेट ए है जिसमें हमारे पास ऐसे 5 एलिमेंट हैं और ऐसे में हमारे पास एक रिलेशन है x, y सच दैट, ठीक है, सच दैट x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई लेस देन कितना आएगा, 10 आएगा, लेस देन कितना आएगा, 10 आएगा ना, लेस देन 10 आएगा। और यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या है, ए है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्या है, रिलेशन है कि x प्लस वाई को जोड़ेंगे तो 10 से क्या आएगा, छोटा आएगा। अब देखो इस रिलेशन को सबसे पहले डिफाइन करेंगे, जैसे 1 1 1 1 वाला सही होगा कि नहीं बताओ, 2 2 वाला भी आ जाएगा, 3 3 वाला भी आ जाएगा, 4 4 वाला भी आ जाएगा, बस यही आएगा, क्योंकि 5 5 कम करोगे तो 10 हो जाएगा, 10 से छोटा आना चाहिए। अब जैसे 1 2 भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, 1 से देखो 1 1 2 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, 1 4 हो जाएगा, 1 5 आ जाएगा, 1 6 आ जाएगा ना। ऐसे 2 से देखो, 2 से करो, 2 1 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा, 2 5 आ जाएगा, 2 6 आ जाएगा, 3 1 आ जाएगा, 3 2 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा, है ना, 3 4 आ जाएगा। अच्छा 3 3 लिखे हैं तो जो लिखे हैं उसको नहीं हमें रिपीट करना है, ठीक है। 3 4 आ जाएगा, 3 5 आ जाएगा, 3 6 भी आ जाएगा, और 4 1 आ जाएगा, 4 2 आ जाएगा, 4 3 4 4 ऑलरेडी लिखा हूँ, 4 5 आ जाएगा, 4 6 नहीं आएगा, 4 6 नहीं आएगा, 5 1 आ जाएगा, 5 2 आ जाएगा, 5 3 आ जाएगा, 5 4 आ जाएगा ना, और 5 5 नहीं आएगा, 5 6 भी नहीं आएगा। अब 6 1 6 2 6 3 6 4 नहीं आएगा, समझ गया कि नहीं। तो ये हमारा रिलेशन डिफाइन हो गया कि नहीं बताओ। ये जो रिलेशन डिफाइन हुआ है आपका रोस्टर फॉर्म में है, ये आपका बिल्डर फॉर्म में था और ये क्या है, रोस्टर फॉर्म में है। इस तरीके से अगर सिंबॉलिकली लिखा गया है तो आपका बिल्डर या प्रॉपर्टी फॉर्म होता है, और इस तरीके से कॉमा लगा के अगर चीज़ों को लिखा गया है तो आपका रोस्टर फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे डोमेन ऑफ द रिलेशन क्या होता है। डोमेन ऑफ द रिलेशन क्या होता है, ठीक है। इन रिलेशन, देखो रिलेशन में जो फर्स्ट कंपोनेंट का जो सेट होता है, सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इन अ रिलेशन ना, सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इन अ रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द रिलेशन, ठीक है। रिलेशन के फर्स्ट कंपोनेंट से जो सेट बनेगा वही क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। जैसे ये देखो फर्स्ट कंपोनेंट यही है कि नहीं बताओ ना, 1 2 3 4 सारे यूज हुए हैं कि नहीं, तो इनसे जो सेट बनेगा वही क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। ये बात आप लोग जानते होंगे। बताओ भाई, फर्स्ट कंपोनेंट में देखो 1 से 6 सारे नंबर यूज हुए हैं ना, तो यही हमारे क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। और रेंज ऑफ द रिलेशन क्या होता है, द सेट ऑफ सेकेंड कंपोनेंट ऑफ अ रिलेशन, ठीक है। जो रिलेशन में सेकेंड कंपोनेंट से सेट बनेगा उसको, तो सेकेंड कंपोनेंट से जो सेट बनेगा वो क्या होगा बताओ। सेकेंड कंपोनेंट में भी तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 सारे यूज हुए हैं, तो यहाँ पर आपका एक तरीके से डोमेन भी ए है और रेंज भी यहाँ पर क्या है, ए ही है। रेंज भी क्या है यहाँ पर, ए ही है,
ठीक है, तो यहाँ पे डोमेन और रेंज दोनों ही सेम ही हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या करो, इनवर्स रिलेशन अगर करना है तो यही को पलट दो बस। ठीक है, यही को क्या करो, पलट दो। जैसे 1,1 है तो इसको पलटो 1,1, इसको पलटोगे 2,2, 3,3, 4,4 ना, क्या हो जाएगा 2,1, 3,1 इस तरीके से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंड ऐसे और सारे पलटने हैं तो ये इसका इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। और तीसरी बात, अगर इनवर्स रिलेशन का इनवर्स करोगे तो वापस से आपका आर ही आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, आर ही आ जाएगा। और यहां पर एक बात और याद रखना है कि इनवर्स रिलेशन का जो डोमेन होता है, डोमेन ऑफ जो इनवर्स रिलेशन जो होगा बराबर ये रेंज ऑफ रिलेशन होगा, रेंज ऑफ क्या होगा, रिलेशन होगा। ठीक है, हमेशा। और यहां पर देखो रेंज ऑफ इनवर्स रिलेशन जो होगा डोमेन ऑफ रिलेशन होगा, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, यहां पर तो चूंकि सेम ही है इसलिए हो जा रहा है, बाकी अगर सेम नहीं रहेगा तब भी इनवर्स का जो डोमेन होगा वो आपका सिंपल वाला रिलेशन होगा उसके रेंज के बराबर होगा हमेशा। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो इतनी बातें अगर आप इनवर्स रिलेशन के लिए भी ध्यान रख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब इनवर्स के लिए भी पहले रिलेशन डिफाइन करेंगे, वही को फिर पलटी मार देंगे तो आपका इनवर्स बन जाएगा। फिर आप उसकी डोमेन तो निकाल ही लेंगे ना भाई, डोमेन और रेंज की जो डिफिनेशन है उसी को निकालना। लेकिन आप जनरली क्या देखेंगे कि रिलेशन की जो डोमेन आई रहेगी वो वहां पे रेंज बन जाएगी, और जो रेंज आई रहेगी वो क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। उल्टा हो जाता है, ठीक है, चीजें पलट जाती हैं। लिखने का ये तरीका हो जाता है यहाँ पर, है ना। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रख लेनी है। चलिए अब आते हैं और एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। अच्छा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल और इसमें बता देता हूं तो और चीजें। अच्छा, कोडोमेन और डोमेन में थोड़ा सा अंतर होता है, कोडोमेन और डोमेन में थोड़ा सा अंतर होता है। इस अंतर को हम लोग थोड़ा सा समझने का क्या कर लेते हैं, प्रयास कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एक सेट ए है हमारे पास 1 2 3 4 ऐसे है, और एक रिलेशन हमने दिया है कि भाई x, y सच दैट y इक्वल क्या है, x+1 है। ठीक है, और x y दोनों जो है a से बिलोंग कर रहा है, इस तरीके से हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब हमको रिलेशन को डिफाइन करना है तो यहाँ पे x की वैल्यू हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। देखो x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं ना। देखो जब x की वैल्यू 1 लोगे ना, देखो एक जगह मैं यहाँ पे x लिख दे रहा हूँ, एक जगह मैं देखो यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1 लिया हूँ तो y क्या आएगा बताओ, ये x है कि नहीं बताओ, ये x है, मेरा y क्या आने वाला है, मेरा y क्या आने वाला है भाई, ये 1 तो 1 + 1 2 आ जाएगा ना, तो 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 लूँगा तो 5। अब 5 यहाँ होना भी तो चाहिए, 5 होना भी तो चाहिए, नहीं है ना। तो कुल मिला के हमारा ये जो रिलेशन डिफाइन हुआ, क्या हुआ, 1 पे 2 आया, 2 पे 3 आया, 3 पे 4 आया। ये रिलेशन डिफाइन हुआ कि नहीं बताओ, ये रिलेशन डिफाइन हुआ ना, ये रिलेशन डिफाइन हुआ। अब इसका अगर डोमेन ऑफ द रिलेशन कहो तो डोमेन ऑफ द रिलेशन देखो 1 2 3 ही हुआ कि नहीं बताओ। और अगर रेंज ऑफ द रिलेशन की मैं बात करूं तो 2 3 4 ही हुआ कि नहीं बताओ। अब यहां पर जो आपका 1 2 3 था, 1 2 3 4 था, ये क्या हुआ, ये आपका जो है कोडोमेन हुआ, कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। कोडोमेन ऑफ द रिलेशन का मतलब आपका जो रिलेशन जितने भी इनपुट के लिए डिफाइन था, जितने भी इनपुट के लिए डिफाइन था, तो बताओ कितने इनपुट के लिए डिफाइन था, 1 से 4 के लिए डिफाइन था ना, सारे के सारे आपके कोडोमेन हुए। समझ गए एक बात की नहीं, डोमेन और कोडोमेन दोनों ही इनपुट है, डोमेन और कोडोमेन दोनों ही इनपुट है। कोडोमेन क्या है, कोई रिलेशन जहां से जहां तक के इनपुट के लिए डिफाइन है वो सारे आ जाते हैं ना, और डोमेन वाले क्या होते हैं, जिसपे आउटपुट आए रहते हैं वही वाले।
जैसे देखो इस पे आउटपुट आया था ना, 1 पे 2 आया था, 2 पे 3 आया था, 3 पे 4, तो जो लिंक्ड हो गया आउटपुट से, उसमें जो कलेक्शन बनेगा वो आपका डोमेन कहलाएगा। बाकी अगर जो लिंक है या जो लिंक नहीं है उसको साथ में लिखोगे तो कोडोमेन बन जाएगा। इस बात को आप लोग अगर ध्यान में रखोगे तो आपकी जिंदगी में बड़ी खुशहाली रहेगी। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम इनवर्स की बात करें, आर इनवर्स की बात करें, तो इसी को पलट देंगे, बस इसी को पलट डालेंगे, 2,1 3,2 और ये क्या हो जाएगा 4,3 हो जाएगा कि नहीं बताओ। अब इसका अगर हम क्या निकालें, इसका अगर हम डोमेन निकालें, किसका डोमेन ऑफ अगर आर इनवर्स निकालें तो क्या होगा, आर इनवर्स का अगर डोमेन निकालें तो देखो 2 3 4 बनेगा कि नहीं बताओ। और ये किसके बराबर है, देखो ये किसके बराबर है ना, रेंज ऑफ रिलेशन के बराबर है कि नहीं। अगर हम इसका रेंज निकालें, किसका इनवर्स का, अगर इनवर्स का हम जो है रेंज निकालें तो देखो 1 2 3 था, और ये किसके बराबर है, डोमेन ऑफ रिलेशन के बराबर है कि नहीं बताओ। और इसका एक बार फिर से अगर इनवर्स कर दें, एक बार इसका फिर से इनवर्स कर दें, तो मतलब इसको सीधा कर दें फिर से, तो 1, 2 2, 3 3, 4, तो बराबर ये वापस से आपका आर ही आ गया कि नहीं बताओ। आर इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, आर होता है। तो यहाँ तक बात आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुकी होगी कि इस तरीके से चीज़ों को हमें क्या करना है, कंसीडर करना है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, डोमेन, रेंज, कोडोमेन और इनवर्स की ये जानकारी आप लोगों को हो गई। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ेंगे अगले। अब हमारा क्या आता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन आता है। क्या आता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन आता है। और टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम थोड़ा सा देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस को। टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो मतलब इम्पटी रिलेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी, इम्पटी रिलेशन, जिसको हम नल रिलेशन भी बोलते हैं। इम्पटी या नल रिलेशन भी कहा जाता है। इसको हम वाइड रिलेशन भी बोलते हैं, इसको हम वाइड रिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात समझेंगे कि इम्पटी रिलेशन, नल रिलेशन या वाइड रिलेशन होता क्या है। मतलब इसको हम सबसे पहले याद रखना, इसको हम फाई से डिनोट करते हैं, या हम कर्ली ब्रैकेट, केवल कर्ली ब्रैकेट अप्लाई करके भी डिनोट कर सकते हैं। किसको, इम्पटी रिलेशन को, नल रिलेशन को या वाइड रिलेशन को हम फाई या कर्ली ब्रैकेट से शो ऑफ करते हैं। ओके, और दूसरी बात ये याद रखना, ठीक है, इम्पटी रिलेशन क्या होता है, नो ऑर्डर्ड पेयर लाइज इन क्रॉस, नो ऑर्डर्ड पेयर लाइज इन क्रॉस, लाइज इन क्रॉस। मतलब इम्पटी रिलेशन में क्या होता है, ये भी एक तरह का रिलेशन ही होता है, लेकिन इससे जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ना वो कभी भी क्रॉस में लाइज नहीं करेगा। समझ गए, नहीं समझे। एग्जाम्पल देखो, जैसे ये हमारे पास कोई रिलेशन है भाई, x, y सच दैट करके हमारे पास कोई रिलेशन है, और हमारे पास सेट A है 1 2 3 चवन्नी गिरी, ये कोई रिलेशन है। और यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि x + y करूँगा तो 10 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। x + y करूँगा तो क्या आएगा, 10 से बड़ा। तो बताओ अगर मैं किसी को भी जोड़ूँ तो भाई लास्ट वाला 4,4 है ना, तो कोई आएगा नहीं आएगा। तो मतलब यहाँ से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर क्रॉस में तो लाइज करेगा ही नहीं। एक क्रॉस ए में लाइज करेगा, नहीं लाइज करेगा। तो नो ऑर्डर्ड पेयर लाइज इन क्रॉस, मतलब इससे जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे कोई भी क्रॉस में लाइज नहीं करना है। तो ये क्या हुआ बताओ, इम्पटी रिलेशन हुआ कि नहीं बताओ, ये इम्पटी रिलेशन हो गया। तो ये इतनी जानकारी आपको इम्पटी रिलेशन के लिए या नल रिलेशन के लिए या वाइड रिलेशन के लिए रखना है कि इसको हम फाई से डिनोट करते हैं या कर्ली ब्रैकेट से शो ऑफ कर सकते हैं, और नो ऑर्डर्ड पेयर लाइज इन क्रॉस होगा। ठीक है, तो यहां तक आपका बात समझ में आपको आ गई होगी। अब अगला रिलेशन क्या है, अगला जो रिलेशन है उसको भी आप लोग मजबूती से समझने का प्रयास करो, और वो है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है,
यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है, जो मतलब ऐसा कोई रिलेशन हो जो आपके क्रॉस के इक्वल हो जाए। ठीक है, क्रॉस करने पे जितने ऑर्डर्ड पेयर आए रहे हैं उस रिलेशन से भी उतने ही ऑर्डर्ड पेयर आए। मतलब क्रॉस करने पे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आ सकते हो तो आ ही जाएंगे, और रिलेशन से भी वो सारे ऑर्डर्ड पेयर कवर हो जाए। तो मतलब रिलेशन अगर क्रॉस के इक्वल हो गया, कहने का ये मतलब है, तो उसे हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल पे गौर करो, जैसे मैंने कहा हमारे पास सेट ए है, 1 2 3 54 है, और मैंने यहाँ पर x, y को इस तरह डिफाइन किया है कि मैं x y को जोड़ रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ 10 से छोटा x और y दोनों ही किससे बिलोंग कर रहे हैं, a से कर रहे हैं। तो बताओ क्या होगा। अब इसमें जो मतलब a क्रॉस a की ही तो बराबर आ जाएगा ना, आ जाएगा कि नहीं बताओ। तो ये आपका क्या हुआ, यूनिवर्सल रिलेशन हुआ। क्या हुआ, यूनिवर्सल रिलेशन। क्रॉस करने पे जितने ऑर्डर्ड पेयर आए हों, और अगर हम रिलेशन से भी निकाल रहे हैं तो क्रॉस और रिलेशन के सारे ऑर्डर्ड पेयर मैच कर जाएं, मतलब बराबर हो जाएं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे, सार्वत्रिक संबंध बोलेंगे। ठीक है, और ये आपका हो गया। समझ में आया कि नहीं बताओ। और एक बात याद रखना, जो इम्पटी रिलेशन होता है प्लस में यूनिवर्सल रिलेशन होता है, इसको हम ट्राइवियल रिलेशन भी कहते हैं, ट्राइवियल रिलेशन भी बोलते हैं। इसको हिंदी में तुच्छ संबंध कहा जाता है। ये तुच्छ संबंध भी कहा जाता है अगर दोनों हो तब। जैसे अगर आपको ऐसा कोई रिलेशन मिल जाए जो इम्पटी रिलेशन भी हो और साथ में क्या हो, यूनिवर्सल रिलेशन भी हो, तो उसको हम ट्राइवियल रिलेशन कह देते हैं, तुच्छ संबंध कह देते हैं। ये बात भी आप लोगों को अपने माइंड में रख लेनी है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अब हम यहाँ पर समझते हैं क्या नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे डबलेट और क्या है, नॉन डबलेट को समझना पड़ेगा। डबलेट का यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे हमने एक वर्ड यूज करते हैं डबलेट, एक वर्ड यूज करते हैं डबलेट, और एक दूसरा वर्ड है नॉन डबलेट। ठीक है, एक वर्ड यूज करते हैं यहाँ पर हम डबलेट, और एक दूसरा वर्ड यूज करते हैं नॉन डबलेट। कुछ लोग टैबलेट भी कह देते हैं ना। डबलेट का मतलब वही है जैसे सेम ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, जैसे ये आपके क्या होते हैं, ये डबलेट का मतलब सेम ऑर्डर्ड पेयर यार, सेम ऑर्डर्ड पेयर आपका डबलेट होता है। नॉन डबलेट का मतलब जो है डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर, डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर। जैसे ये है 1 2 है, 2 1 है ना, 3 2 है। तो ये आपके क्या होते हैं, आपके नॉन डबलेट हुए, और ये आपके क्या हुए, डबलेट। डबलेट का मतलब सेम ऑर्डर्ड पेयर वाले, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, डबलेट, और ये आपके हैं नॉन डबलेट। अब हम समझ सकते हैं आइडेंटिटी को। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। इस रिलेशन को आप बहुत ही मजबूती से समझने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है जी, यहां पर ध्यान दो। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन को सबसे पहले हम आई सफिक्स आर से डिनोट करते हैं। आई और सफिक्स में क्या करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है, ओनली डबलेट। ठीक है, ओनली डबलेट, ओनली डबलेट वाले ही होने चाहिए। ओनली डबलेट वाले जो रिलेशन होंगे, ओनली डबलेट वाले जो रिलेशन होंगे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब इसमें ओनली डबलेट लाइज करेगा, ओनली क्या लाइज करेगा, डबलेट लाइज करेगा। जैसे एक सेट है हमारे पास 1 2 3 का, और एक रिलेशन हमने लिया है कि x, y सच दैट x डिवाइडेड मैं y कर रहा हूं तो हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, जिसमें x और y किससे बिलोंग कर रहा है, a से बिलोंग कर रहा है। तो आप सोचो ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब 1 का 1 से ही डिवाइड करें, जब 2 का 2 से ही डिवाइड करें, और 3 का 3 से ही डिवाइड करें।
तो यही आपका क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन। तो ये आपका क्या हुआ, आइडेंटिटी रिलेशन। अब देखो ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है, लेकिन अगर आप देखो, अगर ये मैंने कोई रिलेशन कह दिया R1 करके 1 1 और 2 2, अब बताओ ये आइडेंटिटी रिलेशन है, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। मैं सेट, इस सेट के लिए बात कर रहा हूं, नहीं है, क्योंकि देखो 3 नहीं है, मतलब सेट में जितने भी एलिमेंट हों सबके डबलेट होने चाहिए। एक भी छूटा, एक भी छूटा सुरक्षा चक्र टूटा, एक भी बच्चा छूटा सुरक्षा चक्र टूटा, एक भी एलिमेंट छूटा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। यहाँ 1 2 3 था, तीनों के होने चाहिए, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हुआ, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हुआ। अब जैसे यहाँ पर देखो 1 1 कर लिया, 2 2 कर लिया, 3 3 कर लिया और 4 4 कर लिया। अब बताओ है ना, अब यहाँ पे एक बढ़ गया, यहाँ पे 1 2 3 था, एक बढ़ गया, ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए, जितने हैं सबके डबलेट होने चाहिए। अब जैसे एक रिलेशन मैंने यहां पर कर लिया 1 1 2 2 3 3 और एक मैंने 1 2 ले लिया। अब बताओ आइडेंटिटी रिलेशन है, नहीं है, इसके वजह से गड़बड़ी हो गई। ओनली डबलेट होने चाहिए, समझ गए, ओनली क्या होने चाहिए, डबलेट होने चाहिए, तभी हम आइडेंटिटी रिलेशन कह सकते हैं, बोल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अभी आपके और जो टाइप्स ऑफ रिलेशन है उनका डिस्कशन करेंगे, जिसमें आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है ना, और ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस रिलेशन फिर वही बन जाता है, और कंपोजिशन ऑफ रिलेशन की बात करेंगे, और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसीलिए इस वीडियो को यहीं पर मैं विराम देता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।